हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो है क्लास 11 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इकाई फर्स्ट है, सजीव जगत की विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्या है तो सजीव जगत की विविधता यानी कि क्या कहा हमने, डाइवर्सिटी यानी विविधता है ऑफ लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत। तो इस यूनिट के अंतर्गत जो हमारा पहला अध्याय है सजीव जगत यानी हम कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड, तो हम लिविंग वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे। ये हमारे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जगह हम बात करते हैं सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। तो देखा जाए तो ये जो पृथ्वी हमारी है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग करोड़ों वर्ष पहले हुई और इस करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे इस पर जो है माहौल बदला, वातावरण परिवर्तन हुआ इसके, जिसके कारण इस पर धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। पहले क्या वायरस बने, जीवाणु बने, जो धीरे धीरे मतलब इनमें धीरे धीरे विकास हुआ। अकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, कोशिकीय जीवों का, फिर उत्कीय जीवों का। तो इस प्रकार जीवों का ये प्रकार से परिवर्तन हुआ, विकास हुआ और विकसित होते होते आज देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी जो है लगभग लाखों प्रकार के जीव जंतुओं से घिरी हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर लगभग लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि लाखों प्रकार की जातियां हैं, लाखों जातियां हैं जो इस पृथ्वी पर निवास कर रही हैं। तो ये जो सभी जीव हैं, यह जो क्या करते हैं कि अपने अनुकूलता के अनुसार, किसके अनुसार, अनुकूलता या आवश्यकता के अनुसार यह जीवन का वास करते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके लिए अनुकूल अवस्था पानी होता है तो वो जल में पाए जाते हैं, इसलिए उसे हम जलीय जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, उनके लिए अनुकूल स्थान स्थल होता है, जिससे उसे हम स्थलीय जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सुटेबल यानी अनुकूल, उनके लिए अनुकूलता वायुमंडल होता है, वायु होता है, उसे हम वायुमंडलीय जीव कहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो जल और वायु दोनों, जल और स्थल दोनों पद्धति से हम उभयचर जंतु या एम्फीबियन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सभी जीव जो होते हैं अपनी अनुकूलता के अनुसार यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर जीवन यापन करते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी का, या हम कह सकते हैं इस पे एक सिद्धांत होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति, जो जीव अपने आप को इस वातावरण में ढाल लेगा वो सर्वाइव होगा, वो जीवित रहेगा, और जो अपने आप को इस अनुकूलता में नहीं ढाल पाएगा वो नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि सभी जो क्या होते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ जैसे कि हम बात करें जैसे मछली की, तो मछली में क्या होता है कि अब देखिए जो लाखों प्रकार के जो जीव होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि विविधताएं पाई जाती है, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती हैं। सभी जीवों की जो जातियाँ होती हैं, इन जातियों में क्या होता है अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। अच्छा, इन अलग अलग विविधताओं के कारण ही इनको अलग अलग जातियों में रखा गया है। तो जैसे हम बात करते हैं मछली, तो मछलियों में क्या होता है, गुण होता है तैरने का। और हम सर्प की बात करें, सर्प के काम होता है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें रेंगने का गुण होता है, वो रेंगते हुए चलते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं, या हम बात करते हैं मानव क्या होता है, दौड़ते या पैरों पर चलता है। और इसके बाद हम पक्षियों की बात करें तो पक्षी क्या होता है, उड़ता हुआ चलता है। तो ये क्या होता है कि सभी जीवों में क्या होते हैं कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो अब देखिए हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है कि विविधताएं कैसी है, किस प्रकार की। दूसरी तरफ हम बात करें, अगर हम जीव जगत में बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि जीवन या सजीव, तो सजीव की बात करें और निर्जीव, तो इस पृथ्वी पर हम बात करते हैं, इस पर दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सजीव भी पाए जाते हैं और निर्जीव भी पाए जाते हैं। देखिए सजीव में क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं निर्जीव से, जिसके आधार पर हम उसको
क्या करते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, उसके अंतर हम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए जो प्रत्येक जीवित पदार्थ जीव है या सभी जो सजीव होते हैं, इनका जो निर्माण होता है, इनकी जो बनने की जो प्रक्रिया, इनके शरीर की जो संरचना होती है, किससे होती है, कोशिकाओं से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीव होता है ना, वह कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है भाई, सेल से। ठीक। और हम बात करते हैं कि जो सेल होता है ना, तो ये जो होता है, ये सभी शरीर जीवों के शरीर की क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होता है, इकाई होता है। तो कोशिका क्या होता है, अगर हम कोशिका की बात करें तो जो कोशिका होता है सभी जीवों के शरीर की या सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो अगर हम बात करें संरचना की, तो वो इसके द्वारा ही जो हमारे बॉडी का जो निर्माण हम जो दिखाई दे रहे हैं, अगर जो हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोशिकाओं की संरचना से होता है, यानी कोशिकाओं के मिलने से या उनके विकास के कारण ही हमारे शरीर की संरचना होती है, यानी कि हमारी एक बनावट होती है, संरचना। और इन शरीर में जो होता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और क्रियाओं के कारण ही हमारे जो हम जीवित रह सकते हैं। अगर एक भी क्रियाएं, जैसे हम पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, परिवहन क्रिया और जनन क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमारे बॉडी में होती रहती हैं, और इनमें से एक भी क्रियाएं अगर बाधित हो जाती तो डेड कर जाते हैं। तो ये जो क्या शरीर है और संरचना होती है, तो इनमें क्या होती है कि कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो और इन क्रियाओं के कारण ही हम सजीव क्या होते हैं कि निर्जीव से कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं सजीव से और निर्जीव से, देखिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है किससे मिलकर बनता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिका में क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो जीव द्रव्य होते हैं, अगर हम बात करें तो ये जीव द्रव्य जो है, ये तरल कोलाइडी पदार्थ होता है, और तरल कोलाइडी पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ठीक है, आदि प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है ये जो जीवद्रव्य होता है। तो ये जो जीवद्रव्य होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये जीवधारियों के शरीर का एक मतलब ये जीवित जैविक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें ये हमारे शरीर का क्या होता है, जीवित, या हम कह सकते हैं जैविक पदार्थ होता है। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस हक्सले। क्या नाम था उनका, जूलियस हक्सले। ठीक, इन्होंने कहा था कि जो जीवद्रव्य होते हैं ये जीवन का भौतिक आधार होता है। क्या कहा था इन्होंने, तो जो जीवद्रव्य होते हैं ना, यह जीवन का भौतिक आधार होता है, और इसी जीवद्रव्य में सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होती है भाई, जैविक क्रियाएं। चाहे श्वसन क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, चाहे परिसंचरण क्रिया हो, चाहे जनन क्रिया हो, चाहे परिवहन क्रिया हो, ये सभी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, किसके द्वारा होती है, जीवद्रव्य में उपस्थित जैविक पदार्थों के द्वारा ही संभव हो पाती है। कुछ ज़्यादा यादगार में भाई। तो अब हम बात करते हैं सजीव जगत क्या है, सजीव जगत, या हम बात करते हैं सजीव। सजीव क्या होते हैं भाई, ठीक है। सजीव यानी कि हम बात करते हैं लिविंग, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये सजीव क्या होते हैं, तो अगर हम कह सकते हैं तो सजीव में सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक को हम आगे पीछे कर दिए। इससे पहले हम जानते हैं जीवन क्या है, लाइफ, ठीक। जीवन क्या है, क्या भाई जीवन, तो जीवन देखिए, जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं होती है, हम इसका कोई परिभाषा नहीं कर सकते हैं। हम बस यह कह सकते हैं कि जो जीवन होता है
यह संगठित पदार्थ यानी जीव द्रव्य की जैविक दशा होती है। यानी कौन सा पदार्थ? संगठित पदार्थ, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जीव द्रव्य का जैविक दशा होती है। क्या होती है? जैविक दशा होती है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि, या जीवन के हम दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि वास्तविक जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो जो सजीव यानी सजीव जो होते हैं वह निर्जीव से क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव से कुछ डिफरेंस होते हैं। तो यही जैविक दशा को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। ठीक है। जो संगठित पदार्थ जीव द्रव्य का जो जैविक दशा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जीवन। जैविक मतलब जीवित है, जो दशा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। अब जीवन के अंतर्गत हम सजीव की बात करते हैं। सजीव क्या होते हैं? अच्छा, सजीव क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, विकास और साथ साथ क्या होता है उनमें प्रक्रिया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो सजीव की जो परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास व प्रतिक्रिया तथा जीवन के कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की बात है। सजीव क्या है कि वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास व प्रतिक्रिया तथा जीवन के कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसे वो क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। उसे सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। ठीक। तो कोई भी जीव है उसमें वृद्धि होगी, विकास है। जैसे मान लीजिए एक शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है नर युग्मक अलैंगिक जन्म की, हम जन्म की बात करते हैं थोड़ा सा, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो जायगोट बनता है। तो जायगोट जो होता है वह एक सेल होता है। क्या होता है? एक कोशिका होती है। ठीक है। अब ये कोशिका में क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 5 से 12। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक कोशिका से ही हजारों लाखों कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जहाँ पे एक कोशिका थी ये छोटा था, अब धीरे धीरे ये लाखों करोड़ों कोशिका जब बनेगी तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक। तो जब इसका आकार बढ़ेगा तो इसके भार भी बनेगा ना, भार भी होगा भाई, भार, वृद्धि, विकास। तो इसका कुछ भार भी होगा। अगर कोई वस्तु है वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई वृद्धि हो रही है, तो उसके भार में भी तो वृद्धि होता है, तो भार में भी विकास होगा। और क्या होगा कि अगर वह जीवित है, सजीव है, तो उसमें क्या होगा? प्रतिक्रिया होगी। उसमें क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी तथा जीवन के कुछ लक्षण, वह जीवन के कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे चलना फिरना, सांस लेना, ये सब क्या है? कोई हम बात कर रहे हैं तो ये जो लक्षण कुछ हम दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम एक तरह से हमें प्रतीक है, हम एक सजीव के लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे थे, हम क्या है? सजीव है। और जिनमें जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है? नहीं। कोई वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है? नहीं। तो ये क्या है? सजीव नहीं, ये निर्जीव है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जो सजीव जगत की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस करते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं कि सजीवों के लक्षण क्या देखते हैं हम? सजीवों के लक्षण।
टोटल मिटा दें हम, तब बात करते हैं, मजा आएगा। सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब देखिए सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि सजीव है कि निर्जीव है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कुछ लक्षण, अगर हम सजीवों और जीवों अगर हम डिफरेंस करेंगे तो सजीवों में बहुत प्रकार के या विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करते हैं वृद्धि, यानी इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ, ठीक, ग्रोथ। तो अगर जीव, जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें तो जैसे कि वृद्धि कैसे होता है, तो अगर किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो उसके भार में कुछ भी परिवर्तन होगा, बढ़ोतरी होगी। या आप कह सकते हैं जीवों के भार, विकास, जीवों के भार, आकार एवं संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है आकार की। क्या कह सकते हैं हम, जीवों का के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो देखिए सजीव में भी वृद्धि होती है और निर्जीव में भी वृद्धि होती है। लेकिन निर्जीव में क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है, अब इसमें क्या है कि कोई इस पर डस्ट जम रहा है, तो जब जम रहा डस्ट मतलब डस्ट मतलब धूल कण, तो इसके भार में कहीं कहीं वृद्धि होगी, इसके आकार में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। तो इसे हम क्या है, ये वाय वृद्धि है, क्या कहेंगे, वाय वृद्धि। लेकिन अगर कोई सजीव जगत है तो इसके जो शरीर में वृद्धि होगी, ठीक है, शरीर में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो वो इस प्रकार के हम डिफरेंस कर सकते हैं सजीव और निर्जीव की। तो अगर हम बात करते हैं कि जो जैसे कि कोई, जैसे हम कहते हैं जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इस पे जो होते हैं दो प्रकार के जीव होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के, कुछ एक कोष के जीव, कुछ होते हैं बहुकोषीय जीव, ठीक, एक कोष की जीव और बहुकोष की जीव। वे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, क्या होता है, केवल एक कोशिका से होता है, उसे हम एक कोष की जीव कहते हैं। और वे जीव जिनका शरीर अधिक लाखों करोड़ों या हजारों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोष की जीव कहते हैं। तो इसमें देखिए वृद्धि कैसे होता है। अब इन सब में क्या होता है कि जो वृद्धि होती है ना, बहुकोषीय जीवों की हम बात करते हैं, तो इसको रहने दीजिए, बहुकोषीय, तो इनमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, क्या होता है भाई, कोशिका विभाजन, यानी हम इसे क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, ठीक। तो कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन की दो प्रोसेस होती है, ठीक, यानी एक कोशिका से दो नई कोशिका का, एक कोशिका से दूसरी कोशिका यानी दो नई कोशिका का निर्माण होना क्या कराता है, कोशिका विभाजन कराता है। तो इस प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें दो अवस्थाएं होती है, एक होती है अंतरावस्था, हम थोड़ा सा बैक चलें, थोड़ा सा हम देखते हैं,
दूसरा जो होता है विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था, इसे कहते हैं इंटरफेस और इसे कहते हैं डिवीजन फेज। ठीक, इंटरफेस और डिवीजन फेज। तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं, ज़्यादा है थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इंटरफेस और डिवीजन फेज की बात करेंगे हम। तो हम पहले बात करते हैं अंतरावस्था की। किसकी बात करते हैं हम? अंतरावस्था। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो इंटरफेस की जो होती है 3 अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेस की अवस्था जो होती है 3 होती है। तो इंटरफेस की एक होती है जीवन फेस, ठीक, दूसरा यस फेस, ठीक, और तीसरा जो होता है G2 फेस। ठीक, तो जो कोशिका विभाजन होता है ना, देखिए कोशिका विभाजन कई प्रकार से होती है, जैसे समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, कैसे कई जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें। जीवन फेस यानी कि जी मतलब ग्रोथ की प्रथम अवस्था, ग्रोथ की प्रथम यानी कि वृद्धि की प्रथम अवस्था। तो वृद्धि की प्रथम अवस्था क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक, दिखाई दे रहा है, ये कोशिका है, ये कोशिका के 2 भाग होते हैं। यह वाला भाग जो होता है इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं, जैसे माइटोकार्डिया, गांजिका, हरित लवक, ठीक है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकाएं इसमें उपस्थित होते हैं। यह तरल सूक्ष्म तरल अर्धपारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे हम बात करते हैं अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसमें जो होता है कि ये जो होते हैं इसमें अनेक प्रकार के ये जो केंद्रक है। अब केंद्रक में पदार्थ पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो ये हो गया केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक द्रव्य। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों पदार्थों को हम कहते हैं जीव द्रव्य। हम जीव द्रव्य पे थोड़ा सा पहले चर्चा कर चुके हैं। जीव द्रव्य इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है कि यह कोशिका का आकार है, ठीक, कोशिका होती है। अब जीवन अवस्था में क्या होता है कि जब कोशिका मैच्योर हो जाती है, क्या होती है? मैच्योर, तो ये विभाजन के लिए तैयार होती है। यानी कि जब कोई भी कोशिका मैच्योर होती है तो यह विभाजन के लिए तैयार होने के लिए प्रक्रिया चालू करती है। अब इसमें होता क्या है कि जब जीवन फेज स्टार्ट होगा, अंतरावस्था की प्रथम अवस्था जब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे देखिए कि यह जो होता है यानी कि कोशिका द्रव्य। अब क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में क्या होगा? इस वाले भाग में उपापचय दर बढ़ जाएगा। कौन सा दर बढ़ जाएगा? उपापचय दर बढ़ेगा। अच्छा, उपापचय में क्या होता है कि 2 प्रक्रिया होती है। एक होती है उपचय, एक क्या होती है? उपचय, और दूसरी प्रक्रिया होती है अपचय, ठीक। तो यानी इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक, और इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जब उपचय प्रक्रिया होती है तो इसमें जो होते हैं छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं? मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, या जटिल या हम कह रहे थे जटिल अणुओं या जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। कौन कौन? छोटे छोटे पदार्थ मिलकर। छोटे छोटे पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो उपापचय क्रिया में क्या होता है कि जैसे
CO2 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक। जल है कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या करेंगे, मिलेंगे किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। किसके सहायता में, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे बनेगा C6H12O6, ठीक, प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। इसका निर्माण होता है, क्या क्या बनता है भाई, C6H12O6, ठीक। तो यहाँ पे यह मुक्त होती है। तो यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, उपचय कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाबॉलिज्म कहती है। यानी छोटे छोटे कण बड़े जटिल छोटे छोटे अणु बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, तो यह अपचय प्रक्रिया होती है। अब जो सॉरी उपचय होती है, एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होती है, अपचय क्या होता है। अपचय में अगर हम देखें, ठीक, तो अपचय क्या होता है कि बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये स्वकोशी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसे कहते हैं। और ये किसमें होता है, पौधों में होता है। किसमें होता है भाई, पौधों में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण, क्या बात कर सकते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अपचय में देखेंगे, कैटाबॉलिज्म में देखेंगे कि जो जटिल भोजन है, जो जटिल पदार्थ है, वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, जैसे C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीकरण क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी। यहाँ हम दहन क्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक, प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो गया, कोई बात नहीं है। तो ऑक्सीकरण, तो ये क्रिया क्या करती है, अपचय कराती है। तो देखिए जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, ये प्रक्रिया क्या होती है, तेज जाती है। कोशिका में इस प्रक्रिया तो चली रही है, अब क्या होता है कि ये प्रक्रिया क्या होती है, तेज जाती है। पदार्थों के बनने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, टूटने और जुड़ने प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। जब तेज होती है ना इसमें, तो जो पदार्थ होते हैं जो कोशिका में उपस्थित हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गांजिक है, हरित लवक, क्लोरोफिल, तो जो पदार्थ होते हैं, राइबोसोम आज जो पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी दोगुने हो जाते हैं। यानी हम बात करते हैं जैसे ये कोशिका है और इसका आकार बढ़ गया और केंद्र छोटा हो गया, यानी इसका आकार बढ़ गया है और इसका इससे आकार क्या होगा, ये जब दोगुने हो जाएंगे सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे, तो इसका आकार बढ़ जाएगा और केंद्र छोटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब केंद्र छोटा हो जाएगा ना, तो अब इसमें जो होगा कि सेकेंड अवस्था स्टार्ट होगी। सेकेंड अवस्था कौन सी होगी, यस फेस। यस फेस मतलब होता है सिंथेसिस अवस्था, यानी संश्लेषण अवस्था। सिंथेसिस अवस्था मतलब संश्लेषण अवस्था। तो सॉरी इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए इसके आकार बढ़ गए। अब क्या होता है, जब यस फेस की अवस्था चालू होती है, तो यहाँ पे जो होता है डीएनए, और भाई डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। और यहाँ पर जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है भाई, यानी कि यहाँ पे डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृति बनेगी, ठीक है। यानी कि एक डीएनए से दूसरे नए डीएनए का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पे पहले एक डीएनए था, तो अब इसमें कितने जाएंगे, 2 डीएनए आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 डीएनए आ जाएंगे। अब ये हो गया, यानी कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे डीएनए का एक फोटोकॉपी तैयार हो गया, यानी कि प्रतिरूप बन गया। यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, एक प्रतिरूप बन गया। तो यहाँ पे जब डीएनए का एक प्रतिरूप बन गया, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे डीएनए बन गया 2 डीएनए, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ कोशिका है, तो यहाँ पे 2 डीएनए की हम बात कर सकते हैं इस तरह। अब क्या होता है कि जो G2 फेस होता है, कौन सा फेस होता है, G2 फेस, यानी कि ग्रोथ की सेकेंड अवस्था जब होती है, तो इसमें जो होता है, जो कोशिका का जो विभाजन के लिए जो पदार्थ चाहिए उसका निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे जो निर्माण होता है आरएनए बनता है प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है भाई। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का।
ठीक, आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है। जब यहाँ पे आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो अब क्या हो गया कि यह कोशिका जो होती है यहाँ पे जो है प्रथम अवस्था अंतरावस्था जो खत्म होती है, ये अवस्था यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश। अब यहाँ पे कोशिका विभाजन के अंतर्गत जो दूसरा अवस्था है जिसे हम विभाजन अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था होता है भाई, विभाजन अवस्था, यानी जिसे हम कहते हैं डिवीजन फेज। ठीक, डिवीजन फेज यानी कि विभाजन अवस्था। अब जब यहाँ पे विभाजन अवस्था बनेगा तो अब देखिए, अब कोशिका में धीरे धीरे ये जो कोशिका भित्त में धीरे धीरे झुका होगा अंदर की ओर, अंदर को क्या होगा, सिकुड़ेगा बीच से, यहाँ पे केंद्रक आ गया, यहाँ पे केंद्रक आ गया। ठीक, फिर इसके बाद काफी झुक जाएगा, यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, और एक समय बाद यहाँ पे एक नए दो नए कोशिका का निर्माण हो गया। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये मदर सेल की बात करते हैं। ये कौन सा है, मदर सेल है। ठीक है, यानी कि हम इसे मातृ कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं, मातृ कोशिका। और यह जो दोनों हैं इसे हम डॉटर सेल, यानी कि हम इसे अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं पुत्री कोशिका। ठीक, यानी एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण हो गया, यानी एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है, कोशिका। अच्छा, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये समसूत्री विभाजन कहलाती है। जो प्रक्रिया होती है माइटोटिक डिवीजन कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी भी जीव के शरीर में जब कोशिकाओं की संख्या में जब वृद्धि होगी, किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं की संख्या में जब वृद्धि होगी तो उसके आकार और उसकी आकृति और उसकी जो भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, तो हमने कहा कि जैसे कोई एक जाइगोट है, जाइगोट विभाजन हुआ धीरे धीरे, नाउ वो धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करता है जाइगोट से। यानी कि जाइगोट जो होता है धीरे धीरे विभाजित होगा, एक कोशिका से दो से चार, चार से आठ, हमने बताया। तो उसके द्वारा जो होता है कि एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से एक शिशु का बनता है, और शिशु जो होता है जन्म लेता है, जिसे न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, नवजात शिशु। फिर इसी कोशिका वृद्धि के द्वारा ही इनके शरीर में धीरे धीरे वृद्धि होती है और यह विशालकाय हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अब दो चीज होती है, अब पादप और जंतु। देखिए वृद्धि दोनों हो रही है, जंतु में भी वृद्धि हो रही है और पादप में वृद्धि होती है। और ये कोशिका विभाजन होता है, दोनों में लगातार जीवन पर्यंत होता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है जंतु में, यह एक निश्चित अवस्था में जाकर रुक जाती है। यानी एक निश्चित अवस्था में जाकर ये वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, निश्चित अवस्था तक वृद्धि होती है और कोशिका विभाजन होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि जंतु है, जैसे मानव है, मानव में एक जो वृद्धि हो रही है एक निश्चित आयु तक होती है। यानी कि हम बात 21 से 23 वर्ष तक कर सकते हैं या 25 वर्ष तक मान लेते हैं कि इतने आयु तक मानव में वृद्धि होगी। इसके बाद वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन कोशिका विभाजन नहीं रुकता है, कोशिका विभाजन होता रहता है कंटिन्यू, और लगातार वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। किस रूप में निकलता है, बाल के रूप में निकलता है, और रोयों के रूप में निकलता है, और नाखून के रूप में ये बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुष्प पौधों की बात करते हैं, तो पौधों में जो होते हैं कि यह यानी कि पेड़ पौधे में जो होते हैं, इनमें जो होता है यह वृद्धि जो होता है जीवन पर्यंत होता है। कब तक होता है, जीवन पर्यंत होता है। यानी कि जब तक वो पौधा गिर न जाए, सड़ न जाए, कट न जाए, फट न जाए, टूट न जाए, सड़ न जाए, तब तक उनमें क्या होता है, वृद्धि कोशिका विभाजन होता रहेगा और उनके शरीर में वृद्धि होती रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती है। ठीक, तो ये हो गई सजीव जगत के पहले लक्षण। तो वृद्धि हो गया पहला। और ये जो होती है वृद्धि, यह केवल सजीव में होता है, न कि यह निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि होती है निर्जीव में, हमने कहा जो वायु वृद्धि होती है, जैसे कि कोई पदार्थ उस पर डस्ट जो जम जाए, यानी कि मिट्टी के धूल कण जम जाने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे वृद्धि हम नहीं कर सकते। जैसे जिस प्रकार जीव में वृद्धि होती है सजीव में, उस तरह निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या है, तो देखिए प्रत्येक जीवधारी में क्या होती है, एक विशेष क्षमता होती है। प्रत्येक जीवधारी में क्या होती है,
एक विशेष क्षमता होती है और इस क्षमता के कारण ही प्रत्येक जीवधारी क्या करता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जन्म की प्रक्रिया एक बार हम फिर चलते हैं इतिहास में, यानी कि हम भूतकाल के गर्त में चलते हैं। तो अगर हम बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इसमें धीरे धीरे जीवों का क्या धीरे धीरे निर्माण हुआ, धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे। तो जब आप देखेंगे जो जीव आज से करोड़ों वर्ष पहले थे आज भी है। देखिए एक चीज़ और आपको माने कि जिनका जो उत्पत्ति हुई है, प्रत्येक जीव, अगर जीव है सजीव की अगर उत्पत्ति हुई है तो उसका विनाश क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कोई जीव है उसकी जो विनाश होती है निश्चित होती है, यानी कि और देखिए जैसे लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव क्या होता है कि अपने मरने से पहले, यानी हम कह सकते हैं जीवन काल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जीवन काल क्या है, यानी कि लाइफ टाइम, लाइफ पीरियड है, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र या जीवन काल। तो जीवन काल क्या होता है कि यानी कि कोई जैसे जंतु है उसके जैसे जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम जीवन काल कहते हैं। किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से, यानी कि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र या जीवन काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है और उसका जीवन क्या हो गया कि 1800 मान लीजिए 1900 में वो जन्म लिया और 1980 में वह मर गया। डेट कर गया, जन्म इसका कब है, 1900 में हुआ और डेट कब कर रहा है, 1980 में। तो ये कितने साल तक जीवित रहा, 80 साल तक। और इसी अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब इसी जीवन काल में जब यानी कोई शिशु जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो विकसित होता है, मैच्योर होता है और उसमें एक समय क्या होता है कि जनन अंग विकसित हो जाते हैं और उस जनन अंगों की सहायता से क्या करते हैं, प्रत्येक जीव जनन क्रिया करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं और उसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन के द्वारा ही आज पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। जनन के द्वारा पृथ्वी क्या होता है, सभी जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करते हैं तो जनन द्वारा, यानी कि जनन द्वारा सभी जीव क्या होते हैं, अपनी वंशता को बनाए रखते हैं, अपनी वंशता यानी अपनी प्रजाति को ही बनाए रखते हैं। अगर जिस जनन में या जिस जीव में जनन क्रिया बंद हो गई उनका अस्तित्व वहीं से क्या आ जाएगा, आगे वहीं तो होने की काल तक रहेगा, उसके बाद उसका जो अस्तित्व क्या धीरे धीरे वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी कि कोई व्यक्ति है उसमें जनन क्षमता नहीं है तो उसके जो वंशज की यानी कि जो आने वाली पीढ़ियों का जो आने वाला जो पीढ़ियों है वहीं तक रहेगा, यानी कि उस व्यक्ति का ही सीमित रहेगा, उसके बाद उसकी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसके अंदर जनन क्षमता नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जनन के क्या है, यानी कि जीवों में क्या होता है, सजीव होते हैं उनमें जनन क्रिया होती है और जो निर्जीव होते हैं उनमें जनन क्रिया नहीं होते हैं। तो जो देखिए जनन क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है। जनन क्रिया कैसी होती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है अलैंगिक जनन, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और दूसरा जो होता है लैंगिक जनन, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये जो जनन क्रिया होती है इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। यह जीवधारी के शरीर से या उसके कायिक भागों से या कायिक अंगों से ही जनन क्रिया होती है और इसमें जो होता है जनन क्रिया में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन क्रिया होती है, यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनन की आवश्यकता होती है और यह जो जनन क्रिया होती है समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं
तो अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी इसमें हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक अमीबा है, एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण हुआ, ये क्या ऐसी प्रक्रिया होगी, अलैंगिक, यानी कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता है। अच्छा, होता क्या है कि जो इसमें जो पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, ये जो होते हैं मदर कोशिका से डाटर कोशिका में एकदम हूबहू जाता है, यानी कि जो यहाँ पे है आनुवंशिक पदार्थ एकदम सेम वही इसमें जाएगा। तो जब इसमें सेम जाएगा ना, तो ये जो होंगे अपने मादा के, अपने मदर के, यानी जो मदर सेल के जो डाटा सेल बनता है वो कैसा होता है, क्लोन होता है। क्लोन मतलब होता है हूबहू, क्या होता है भाई, हूबहू, यानी कि फोटोकॉपी। जो भी बनेगा इसमें जीव वो कैसा बनेगा, क्लोन बनेगा, एकदम एकदम हूबहू बनेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी जीव संतान उत्पन्न करते हैं वह उनके अपने जनक के एकदम हूबहू होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, इसमें किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन होता है, जैसे हम जीवाणु और प्रोटोजोआ में बात करते हैं, तो इनमें जो अलैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगर हम कवक की बात करें तो कवक में जो होता है कि जो ये जनन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, कवक में जो होता है बीजाणुओं के द्वारा होता है, यानी स्पोरुलोसन के द्वारा होता है। ईस्ट में बात करें, हम हाइड्रा में बात करें, तो इसमें जो जनन क्रिया जो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुल द्वारा होता है, यानी कि एक बट कलिकाएँ बनती हैं इनके द्वारा। तो इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों में जो अलैंगिक जनन होते हैं, और ये जो होता है एक ही जनक की आवश्यकता होती है इसमें, और हूबहू बनते हैं, तो ये प्रक्रिया हो गई अलैंगिक जनन की। अच्छा, लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों को आवश्यकता होती है। ठीक, कोई बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे वो विकसित हुआ, विकसित होकर यंग बना, जब यंग बना तो इसमें सेकंड सेक्सुअल स्टेज प्रारंभ हुआ, यानी कि जनन ऑर्गन विकसित हुए। अब ये जनन ऑर्गन के माध्यम से वो क्या करते हैं, जनन क्रिया करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नर की बात करते हैं, और दूसरा जो होता है मादा, तो नर द्वारा क्या होता है, नर जनन अंग बनते हैं, नर जनन अंग, और मादा द्वारा क्या होता है, मादा जनन अंग, नर जनन और मादा जनन अंग। और इसे होता है नर युग्मक, इसे अंग से क्या होता है, नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट बनते हैं, और इसमें जो होते हैं मादा युग्मक, यानी कि यहाँ पे आप क्या होता है, फीमेल गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। अब जब नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं, तो जैसा पता, अगर हम बात करते हैं मानव की बात करते हैं, तो अगर हम मानव की बात करते हैं तो ये जो युग्मक होते हैं, प्रत्येक युग्मक में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 नर में होते हैं और 46 मादा में होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 23, यहाँ बात करते हैं 23 जोड़े की बात करते हैं, तो जो 22 होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यह केवल बॉडी का निर्माण करते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, इसी प्रकार 22 इसमें भी होते हैं अलिंग गुणसूत्र, ठीक, और 23वां जोड़ा होता है जो लिंग गुणसूत्र है। तो इसमें जो अलिंग गुणसूत्र होता है, तो 22 प्लस, यानी हम कह सकते हैं 22 अच्छा है 44 करें, और नर में होता है यक्स और वाई होता है। जो 23वां जोड़ा है कैसा होता है, यक्स और वाई होता है, यानी कि ये विषम युग्मी होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं विषम युग्म मतलब विपरीत युग्म होते हैं। और मादा जो होता है 44 प्लस यक्स और यक्स, यानी कि ये समयुग्मी होते हैं, ठीक, और ये विषम युग्मी होते हैं। तो यहाँ पे जब नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों के बीच में क्या होता है, संयोग होता है, संयोजन होता है। नर युग्मक नर मिलते हैं और मादा मिलते हैं, तो नर युग्मक मादा के युग्मक में, मादा के शरीर में पहुँच जाता है यौन में, और उसके द्वारा ये धीरे धीरे जाकर मादा युग्मक यानी अंडाणु साथ, यानी ये अंडाणु होता है, ये शुक्राणु होता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों संलित होकर यानी कि फ्यूज होकर यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं, और फर्टिलाइजेशन क्रिया करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, जाइगोट बनाते हैं, ठीक।
और जायगोट क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण, भ्रूण से धीरे धीरे शिशु का निर्माण करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पर्म की जो संख्या होती है, जो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी जाती है। यानी कि 22 प्लस वाई यहाँ से जाएगा और 22 प्लस यक्स, ये दोनों तो यक्स है, कोई जाएगा। तो 22 यानी कि 44 प्लस यक्स और वाई। तो जहाँ पे यक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं, यहाँ पे अगर आने वाली संतान क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से यक्स गया तो यहाँ से भी दोनों क्या हो जाएंगे, यक्स गुणसूत्र होगा, तो आने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यह जो होता है लिंग गुणसूत्र है, यानी कि यह लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही लिंगों का निर्धारण होता है। और जो लिंगों का निर्धारण होता है यह नर युग्मक पर निर्भर करता है, यानी कि नर लिंग गुणसूत्र पर यह निर्भर करता है। अगर नर का यक्स गुणसूत्र जाएगा और मादक तो यक्स यक्स दोनों होता है, तो मादक यक्स गुणसूत्र आएगा तो 44 प्लस यक्स यक्स यानी 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। लेकिन यह इसके जो आने वाली जो संतान होगी यह कैसी होगी, मादा होगी, यानी पुत्री होगी। अगर नर का वाई गुणसूत्र जाएगा और मादा का यक्स गुणसूत्र आएगा तो 22 प्लस यक्स वाई यानी कि आने वाली संतान क्या होगा, पुत्र होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जन्म क्रिया यानी कि पुत्र यानी लिंग का निर्धारण होता है और ये जो होती है लैंगिक जनन होता है। इस तरह एक नए संतान की उत्पन्न होती है और इस प्रकार पृथ्वी पर जो जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं जीव, इनमें जन्म क्रिया होती है और जो निर्जीव होते हैं इसमें जन्म क्रिया नहीं होती है। तो यह डिफरेंस है। तो दोस्तों आज तक का हमारा यहीं तक वीडियो है। कल हम फिर इसका जो अगला टॉपिक लेके आएंगे, जैसे उपापचय है और भी इसके जो स्टेप है, जैसे और भी लक्षण है सजीव के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।